हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो रिलेटेड है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब आज हम ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कौन सा क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल रहा था। वैसे तो बहुत सारे समय समय पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट किया, बट कौन सा सक्सेसफुल रहा इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और आप लोग इस वीडियो से सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा आपके किसके कि सबसे पहले जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जिसने क्लासिफिकेशन की शुरुआत करी थी, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में थोड़ा इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन आज हम लेटेस्ट रूप से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर किसी ने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की शुरुआत करी, जीवों को बांटने की शुरुआत करी, एक छोटी सी बात है कि मैं आपको बता दूं कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी क्यों। इसलिए पड़ी क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक क्या थे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे। उसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें प्लांट्स भी शामिल थे और उसमें एनिमल्स भी शामिल थे। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारा एक बहुत मिला जुला हमारे पास एक रिजल्ट था। इस कारण हमने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया। क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले क्या किया, अरस्तु, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने क्या किया कि सारे जीव जंतुओं को, सारे पेड़ पौधों को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा था? प्लांट्स में डिवाइड किया और दूसरा एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? मतलब कि पादप और जंतु में उन्होंने डिवाइड कर दिया। पादप और जंतु में उनको डिवाइड कर दिया। लेकिन जो ये वाला जो उनका क्लासिफिकेशन था वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि क्या होता है कि जंतु मतलब कि एक कोशिकीय जंतु भी जंतु होता है और बहुकोशिकीय जंतु भी जंतु होता है। उनको एक श्रेणी में रखना उचित नहीं था। ठीक उसी तरह पादप में क्या होता है, कुछ बड़े आकार के पेड़ पौधे होते हैं और कुछ छोटे छोटे शैवाल, झाड़, शाख, झाड़ियां होती हैं। उनमें क्या होता है, अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। अलग अलग टाइप की प्रोसेस होने के कारण उनको एक साथ रखना बहुत ज्यादा उचित नहीं था। इस कारण जो इनका जो क्लासिफिकेशन था, अरस्तु ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नकार दिया। ठीक है ना? मतलब कि ये वाला क्लासिफिकेशन बहुत हद तक और डीपली रूप से पढ़ने लायक नहीं था। इस कारण जो है इनका जो क्लासिफिकेशन रहा वो असफल हो गया था। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके बाद एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए 1758 ईस्वी में। 1758 ईस्वी में केरोलस लीनियस ने, केरोलस लीनियस लीनियस केरोलस लीनियस ने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन किया। क्या किया? एक क्लासिफिकेशन किया। इनने क्या किया कि 1758 बहुत इंपॉर्टेंट है। केरोलस लीनियस ने क्या किया कि पूरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे सारे चीजों को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्या था? पहला था प्लांटी और दूसरा क्या था? एनिमेलिया। पहला क्या था? प्लांटी और दूसरा क्या था? एनिमेलिया। इस रूप में उन्होंने क्या कह दिया, पादप और जंतु में, मतलब ये भी क्या था, एक तरह से पादप और जंतु ही था।
मतलब मैं आपको इसको इजी वे में समझाऊं तो कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण चीजों को, इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं दो जगत वर्गीकरण। दो जगत वर्गीकरण, दो जगत वर्गीकरण क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे चीजों को दो जगत में बांट दिया। मतलब कि पादप और जंतु में बांट दिया। इनने भी वही काम किया जो किसने किया था, जो अरस्तु ने किया था। लेकिन क्या हुआ, इनका जो क्लासिफिकेशन था इसमें बहुत सारी डीपली थी, बहुत सारी चीजों को उन्हें समावेश करने की कोशिश करी थी, बट उसको भी वो सक्सेसफुल नहीं कर पाए थे। तो पादप और जंतु को आप ही बताओ, जंतु मतलब, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। हेडिंग क्या डालेंगे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब कि दो जगत वर्गीकरण। 1758 ईस्वी में कैरोलस लीनियस 1758 में कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण पादप एवं जीव जंतुओं को दो भागों में बांट दिया। पहला क्या था, पादप और दूसरा जंतु। पहला पादप और दूसरा जंतु। आप बताओ, पादप मतलब एक तो शाक, झाड़ी, पौधे, शैवाल, ये बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ये छोटे टाइप के पेड़ पौधे, कुछ बड़े टाइप के भी पेड़ पौधे थे। उन सभी को पादप में रखना उचित नहीं था। ठीक उसी प्रकार जंतु में अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और बहुत सारे जीव थे, स्तनधारी। अब इतने सारे जीवों में, ये तो मैंने कुछ कम उदाहरण लिखे हैं, इतने सारे जीवों में कुछ एक कोशिकीय है और कुछ बहुकोशिकीय है। इसमें भी क्या, कुछ एक कोशिकीय, कुछ बहुकोशिकीय है। तो उन सभी को एक साथ रखना बहुत दिक्कत था। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, अमीबा में और स्तनधारी में यूकेरियोटिक कोशिका होती है। मतलब कि कोशिका के संगठन के रूप में भी इसमें अंतर था और जीव जंतुओं के बनावट में भी अंतर था। तो सभी को एक साथ रखना उचित नहीं था। इस कारण जो कैरोलस लीनियस का जो भी ये इनका जो भी वर्गीकरण था, ये भी पूरी तरह से असफल हो गया, क्योंकि उनने क्या कर दिया था, जंतु में बड़े जंतुओं को भी रख दिया और छोटे जंतुओं को भी रख दिया। तो ये गलत था। पादप ने भी क्या किया, उनने छोटे जंतुओं को भी, छोटे पेड़ पौधों को भी एक साथ रख दिया और बड़े पेड़ पौधों को भी एक साथ रख दिया। तो ये भी गलत था, क्योंकि क्या था कि बड़े जीव जंतुओं में बहुकोशिकीय होते हैं। बड़े जीव जंतु कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और छोटे जीव जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, एक कोशिकीय है। तो उनको एक साथ रखना उचित नहीं था। किसी में कोशिका भित्ति पाई जाती थी, किसी में नहीं पाई जाती थी। किसी में कोशिका भित्ति पाई जाती थी, किसी में नहीं पाई जाती थी। किसी का प्रजनन लैंगिक जन्म द्वारा होता था, किसी का अलैंगिक जन्म द्वारा होता था। इस कारण जो हुआ, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो पूरी तरह से असफल रहा। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इतने सारे वर्गीकरण करने के पश्चात सबसे लास्ट में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है R.H. विटेकर। पहले कौन सा पढ़ा आपने, दो जगत वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम क्या पढ़ेंगे, 5 किंगडम
क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब कि 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1969 में एक वैज्ञानिक का नाम था R.H. विटेकर। R.H. विटेकर 1969 में R.H. विटेकर ने क्या किया, पूरे जीवों को, पूरे पेड़ पौधों को, पूरे जीव जंतुओं को मतलब 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 5 रूप में बांट दिया उसको। उसी को क्या कहा जाता है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। मतलब कि जितने भी पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु थे उनको R.H. विटेकर ने 5 भागों में विभाजित कर दिया। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक, चौथा था फंगी, चौथा था आपका कवक, पांचवा एनिमेलिया। तो इस टाइप से जो थे उन्होंने 5 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर दिया। मैं एक एक का नाम लिखूंगा और सबको समझाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो सन 1969 में R.H. विटेकर ने क्या किया, ये कहां के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया कि पूरे जीव जंतुओं को 5 वर्गों में बांट दिया। पहला क्या था, पहला था मोनेरा, इंग्लिश में भी मोनेरा बोलेंगे। दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा, तीसरा क्या था, प्लांटी, चौथा क्या था, कवक मतलब फंगी, और पांचवा क्या था, पांचवा आपका था एनिमेलिया मतलब जंतु, एनिमेलिया। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति पढ़ रहे हैं। किसने दिया, अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वर्गीकज्ञ मतलब कि अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, R.H. विटेकर ने 1969 में अपन को क्या दिया, 5 जगत वर्गीकरण। क्या हुआ उससे ये हुआ कि पूरे पेड़ पौधे, पूरे जीव जंतुओं को 5 भागों में बांट दिया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक एंड एनिमेलिया, 5 भागों में बांट दिया गया। अब हम एक एक भाग को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये काम किसने किया था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये R.H. विटेकर ने क्या किया था, वायरस को, जो विषाणु होते हैं ना, विषाणु को अपने वर्गीकरण में शामिल नहीं किया था। जो वायरस होते हैं ना, जो वायरस होते हैं, उन्होंने वायरस को इनने अपने वर्गीकरण में शामिल नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि ना तो ये जीवित होते, ना ये सजीव होते हैं, ना ही ये सजीव होते हैं और ना ही ये निर्जीव होते हैं। मतलब ना ये सजीव होते हैं ना ये निर्जीव होते हैं, ये बीच की एक कड़ी होते हैं, मतलब है, ठीक है ना। और इसमें क्या होती है, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। जो वायरस होते हैं ना, उसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। R.H. विटेकर ने वायरस को अपने वर्गीकरण में शामिल नहीं किया। सभी चीजों को शामिल किया लेकिन वायरस को अपने वर्गीकरण में शामिल नहीं किया, क्योंकि उनके अनुसार वायरस ना तो सजीव होते हैं ना ही निर्जीव होते हैं। वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड इन द वायरस सेल इज नॉट प्रेजेंट, सेल डज नॉट प्रेजेंट इन द वायरस।
because the RS Whittaker did not include the virus in his classification. Okay, मतलब कि वायरस को उन्होंने अपने वर्गीकरण में शामिल नहीं किया, क्योंकि वायरस में ना तो कोशिका होती है, ना ही ये सजीव होते हैं, ना ही ये निर्जीव होते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में उन्होंने एक विस्तृत जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, अब मोनेरा को उठाएंगे और मोनेरा के बारे में पूरी डिटेल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए पहला अपना हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालिए मोनेरा। पहला क्या है अपना, मोनेरा। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे मोनेरा में, इसे क्या कहते हैं, इसे किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स भी बोला जाता है, प्रोकैरियोट्स। किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स कहा जाता है क्योंकि मोनेरा में वे सभी जीव जंतु शामिल होते हैं, वो सारे जीव जंतु शामिल होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है ना, अब मैं जब सेल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है, ये बात की बात है। ठीक है ना, लेकिन हम क्या कहेंगे कि मोनेरा में उन सभी जीव जंतुओं को शामिल किया गया जो कि क्या होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, ये चीजें उसमें शामिल की गई थी। उसके बाद इसमें कौन कौन से होते हैं जंतु, मतलब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जंतु शामिल होते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्या है, दूसरा ये है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, इसमें आते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया, शैवाल, मतलब बिल्कुल छोटे जो कि हम वी कैन नॉट सी विथआउट माइक्रोस्कोप, हम उसको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु इसमें आते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु, शैवाल, और क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं इसमें, साइनोबैक्टीरिया, इंग्लिश में साइनो बैक्टीरिया। तो ये सारे जीव जंतु कहाँ आते हैं, मोनेरा में आते हैं। मैंने बताया आपको हम इसको सूक्ष्म एवं नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद क्या है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है ना, क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस does not present। ठीक है ना, न्यूक्लियस डज नॉट प्रेजेंट। उसके बाद इसमें ये क्या होते हैं, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ये सब कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ये सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा में उन्हीं जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जीवाणु, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है ना, ये खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं और खुद भी बना लेते हैं। मतलब कि ये स्वपोषित भी होते हैं, स्वपोषित व परपोषित दोनों होते हैं।
दुनियादारी रखने की अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन बस इतना याद रखेंगे मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जंतु और कैसे एक कोशिकीय जीव जंतु। बस दो चीजें याद रख लो, बाकी सब अगर बाकी सब भी याद इंपॉर्टेंट है, बट अपन को जैसे ही ध्यान में आ जाएगा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय तो ये सारे तो अपने दिमाग में खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय दो चीजें याद रख लो, बाकी सब दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलो ये हो गया मोनेरा के बारे में पूरा। मोनेरा के बारे में हमने क्या कर लिया, 5 जगत वर्गीकरण का पहला पॉइंट क्या था, मोनेरा। मोनेरा के बारे में ये है, इसे प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है। इसमें जीवाणु, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया ये सारे जीव जंतु इसमें शामिल होते हैं। केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता है, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये स्वपोषित और परपोषित होते हैं। ये किसके बारे में था, ये सारी चीजें थी किसके बारे में, मोनेरा के बारे में। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में बढ़ते हैं। सेकेंड हेडिंग डालो प्रोटिस्टा। सेकेंड हेडिंग आएगा आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को क्या कहा जाता है देखेंगे। ये एक कोशिकीय जीव जंतु होते हैं, एक कोशिकीय मतलब कि यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय जीव जंतु होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इनके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, इनके अंदर यूकेरियोट्स मतलब यूकेरियोटिक। उनमें प्रोकैरियोटिक, इनमें यूकेरियोटिक। वो एक कोशिकीय लेकिन ये भी एक कोशिकीय, बट इसमें कौन सी कोशिका, यूकेरियोटिक। समझ में आया, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यूकेरियोटिक। ठीक है ना, एक कोशिकीय तो है लेकिन कौन से हैं, यूकेरियोटिक हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या है इसमें, इनमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता था, इनमें केंद्रक पाया जाता। ठीक है, उनमें केंद्रक नहीं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना, चौथा क्या देखेंगे इसमें, इनमें जो प्रजनन होता है, क्या होता है, प्रजनन। वो कैसा होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। मतलब कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल भी होता है और कैसा होता है, असेक्सुअल भी होता है। ठीक है ना, इनमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों से प्रजनन होता है। ठीक है ना, सबसे बड़ी पहचान, पांचवा पॉइंट, ये सभी जल में रहते हैं। ये सभी कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। तो 5 पॉइंट में आप इस प्रोटिस्टा के बारे में सब कुछ बता सकते हो। हम क्या बता रहे हैं, प्रोटिस्टा के खासियत बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है। ये सारे एक कोशिकीय होते हैं, ये सारे यूकेरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनमें प्रजनन कैसे होता है, लैंगिक जनन द्वारा और अलैंगिक जनन द्वारा। इट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द वाटर। ये सब कहाँ रहते हैं, ये सब वाटर में रहते हैं, जल में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये था एक प्रोटिस्टा के बारे में जानकारी। इंपॉर्टेंट चीज क्या, यूनिसेलुलर, आफ्टर दैट यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म। ओके, ये सब चीजें हैं किसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में। अब हम अगली हेडिंग में बढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, प्लांटी। ओके, चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपना प्लांटी। प्लांटी मतलब पादप, पूरे तरीके से पेड़ पौधों की बात होगी अब इसमें। ठीक है ना, पेड़ पौधों की बात होगी, पूरी तरह से पेड़ पौधे की बात होगी इसमें। प्लांटी, प्लांटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुकोशिकीय होते हैं सारे पेड़ पौधे। कैसे, मल्टी सेलुलर
इट मीन्स बहुकोशिकीय। समझ में आया? बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है क्योंकि बहुकोशिकीय है और केंद्रक इनमें पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद ये सभी जीव क्या कहलाते हैं? पादप कहलाते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लांट। ठीक है ना, ऑल द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लांट। ओके, फोर्थ वाला क्या कहलाता है? इनमें जो जनन होता है, मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअल भी होता है, असेक्सुअल भी होता है और वेजिटेटिव भी होता है। मतलब कि लैंगिक भी जनन होता है इनमें, अलैंगिक भी होता है और वर्धी प्रजनन भी होता है। ठीक है ना, 4 पॉइंट से आपको प्लांट की जगत के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। क्या है? बहुकोशिकीय है। क्या है? केंद्रक पाया जाता है। ये सभी जीव पादप कहलाते हैं। जनन कैसा होता है? लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है और वर्धी होता है। लैंगिक मतलब दो नर एवं मादा पेड़ पौधे मिलकर क्या बनाते हैं? अपना नया संतान बनाते हैं। अलैंगिक मतलब क्या? कि इसमें केवल एक पौधा ही भाग लेगा और अपने संतान को उत्पन्न करने का। वर्धी क्या? वर्धी मतलब ये होता है कि कभी कभार पेड़ पौधे में से तना निकल आया, चाहे किसी हमने टिश्यू कल्चर के द्वारा, मतलब पेड़ पौधे से ही एक भाग उसका जब प्रजनन करने लग जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट टॉपिक में आएगा तो, बट अभी समझने के लिए इतना है कि पेड़ पौधे के जड़ों से चाहे तने से जो वर्धी भाग निकलकर एक नया वृक्ष चाहे एक नया पौधा बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। ठीक है ना, चलो ये किसके बारे में हो गया? ये प्लांटी के बारे में हो गया, पादप के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में बढ़ेंगे। चलो आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? कवक के बारे में बात करेंगे। कवक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंगी। फंगी की क्या खासियत होती है? ये बहुकोशिकीय तो होते हैं, मतलब ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब अपघटक। अपघटक होते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे सब्जियों के छिलकों को अपघटित करके सड़ा गलाकर जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपघटक होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। अपघटक जानते हो ना क्या होते हैं? पेड़ पौधों को सड़ाने गलाने वाले जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जो कवक होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपघटक बोलते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो नॉर्मल किसी भी चीज को सड़ा गला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी समझने के लिए अपघटक उसी को बोलते हैं। ये इनमें भी जनन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन कैसे होता है? लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है। ठीक है ना, इनमें भी रिप्रोडक्शन कैसा होता है? लैंगिक होता है और अलैंगिक होता है। उसके बाद क्या है? इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये लोग
जंतुओं को मनुष्यों में बीमारी उत्पन्न करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। सबसे बड़ी खासियत होती है इनकी, जंतुओं एवं मनुष्यों में क्या करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा पॉइंट इनका इंपॉर्टेंट है। ये जो खाना खाते हैं, जिन भी चीजों को ये खाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ग्लाइकोजन, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, इतना चीजें है कवक के बारे में। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, डिकम्पोजर्स मतलब इसमें अपघटक जीव जंतु ज्यादा शामिल होते हैं। जनन कैसा होता है, लैंगिक और अलैंगिक होता है। जंतुओं मनुष्यों में क्या करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, आए बात समझ में। तो ये था हमारा फंगी के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो गया। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये अपना जो लास्ट वाला जो सबसे टॉपिक है एनिमेलिया, उसमें क्या होता है। लास्ट टॉपिक जो है अपना एनिमेलिया, क्या है अपना, जगत एनिमेलिया। सबसे लास्ट वाला, पहला सबसे इंपॉर्टेंट। एनिमेलिया मतलब जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, समझ जाना आप लोग। ठीक है ना। दूसरा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, परपोषित होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषित होते हैं, मतलब कि कैसे होते हैं, खाने के लिए स्वयं भी बनाते हैं, मतलब परपोषित और स्वपोषित दोनों होते हैं। ठीक है ना। जनन कैसे होता है, इनमें अलैंगिक जनन नहीं होता, इनमें जनन कैसे होता है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है किससे, सेक्सुअल, मतलब इनमें लैंगिक जनन होता है। ज्यादातर इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है ना। इनमें क्या होता है, इनमें सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, सेंसरी ऑर्गन। इनमें क्या होता है, जो संवेदी अंग होते हैं ना, संवेदी अंग कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। विकसित होते हैं। ठीक है ना। संवेदी अंग कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। कौन सा कोशिका पाया जाता है, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। आप लोग समझ गए होंगे, बड़े बड़े जीव जंतुओं के बारे में बात हो रही है, तो इसमें नॉर्मली क्या है, याद रखने वाली, बहुकोशिकीय होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। इनमें संवेदी अंग पाए जाते हैं। इनमें जनन कैसा होता है, लैंगिक होता है। ये कैसे होते हैं, स्वपोषित और परपोषित होते हैं। तो ये था 5 जगत वर्गीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसको हमें RHB टेकर ने 1969 में, जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया था, 5 जगत वर्गीकरण को प्रस्तुत किया 1969 में। उन्होंने संपूर्ण जीव जंतुओं को, संपूर्ण पादपों को 5 वर्गों में विभाजित कर दिया, 5 जगत में विभाजित कर दिया। इसीलिए इसको बोला जाता है 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी, फोर्थ फंगी और फिफ्थ एनिमेलिया। समझ में आया। 5 बराबर भागों में बांट दिया। इस कारण क्या हुआ, हमें इनको पढ़ने में आसानी हो गई, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में आसानी हो गई। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है तो ध्यान करेंगे कि बैक्टीरिया मतलब मोनेरा जगत, मोनेरा जगत में जाएंगे तो बैक्टीरिया के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। अगर कोई बोलेगा कि हमें डिकम्पोजर्स, अपघटक के बारे में पढ़ना है, तो हम तुरंत सोचेंगे कि जरूर ये फंगी की बात हो रही होगी, जरूर ये कवक की बात हो रही होगी। ठीक है ना। तो इस टाइप से दिमाग लगा के हमने क्या किया, इसको पढ़ने का प्रयास किया और आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है ना। अब मैं
क्लासिफिकेशन आप लोगों को मैं पूरा बता चुका हूं, इसको आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। जिसको समझ में नहीं आता है कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते जाएं और वीडियो को दोबारा देख लें, आसानी से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, जब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो से आप लोग बहुत लाभ उठाइए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है ना। जब तक के लिए धन्यवाद।